हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हमारी नेटवर्क की थर्ड क्लास है। इसमें हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं नेटवर्क की। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और सेकंड क्लास में हमने उसके बेस न्यूमेरिकल किए थे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को, जिसको भी आप जानते हैं कि इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है, उसको आप शेयर करें, क्योंकि फ्री में मिल रहा है सब कुछ। ठीक है। क्या आप अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें, बस आपको शेयर ही करना है। और आप जितने ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो, जितने व्यूज़ आते हैं, लाइक, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों के लिए और वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। बस आप लोग अपना पूरा वीडियो देखते रहिए एंड तक, सारे वीडियो पूरी फुल प्रिपरेशन करते रहिए। अब तो डेट भी अनाउंस हो गई है एग्जाम की, तो आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम बूस्टअप कर दीजिए। और अगर किसी और सब्जेक्ट के आपको चाहिए तो वो वीडियो लेक्चर, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उस पर करंट डेंसिटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। एक तो ये फॉर्म है। दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अब यहाँ पहले इसको समझ लो फिर वो समझते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी एलिमेंट के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस एलिमेंट में जो करंट फ्लो होता है। मान लो कोई एक एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो, मान लो कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इस टर्मिनल का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ का पोटेंशियल है वी बी, और इसमें मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? इस टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस इस टर्मिनल का पोटेंशियल, यानी कि ए का पोटेंशियल और बी का, वी ए माइनस वी बी। तो ये जो पोटेंशियल है वी जो आएगा आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का आप साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू आर आई। आर की वैल्यू आर इक्वल टू क्या चाहिए? वी अपॉन आई, यानी कि कांस्टेंट। यानी कि आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे वी की वैल्यू बढ़े चाहे आई की वैल्यू बढ़े, फाइनली कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मान लो आप वोल्टेज आपका 8 वोल्ट है, करंट आपका 4 एम्पियर है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 ओम। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद अगर मान लो आपका वोल्टेज 16 हो जाता है, करंट 8 हो जाता है, तो भी आपकी आर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, बढ़ जाता है। अगर मान लो कम हो गया, ठीक है, आपका वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, करंट हो गया 2 एम्पियर, तो भी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट। यानी कि आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर ग्राफ से देखना चाहोगे तो वी आई और ओम्स लॉ के लिए ये आपका क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? स्लोप। ठीक है, तो ये ग्राफिकल एनालिसिस है। ओम्स लॉ की कई फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म थी जो आपने, मतलब फर्स्ट या सेकंड, आप कुछ भी बोलो, ये जो इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड फॉर्म को डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है? जे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, यानी कि ई के। और करंट डेंसिटी आप जानते हो, जे क्या होता है? करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या जाएगा? सिग्मा। कंडक्टिविटी हमने ईडीसी में बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में कैसा होता है? रिवर्स रिलेशन होता है। कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, यानी कि रेजिस्टिविटी। तो इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो जे इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा ही। करंट डेंसिटी आपको पता है क्या होता है? जे इक्वल टू होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वोल्ट पर यूनिट लेंथ। ठीक, रजिस्टिविटी, वो सॉरी, कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 अपॉन रो रजिस्टिविटी। ठीक, अगर आप इन इसकी वैल्यू इसमें रख दो, करंट डेंसिटी की रख दी आपने आई अपॉन ए, कंडक्टिविटी की रख दी 1 अपॉन रो रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रख दी वी अपॉन एल। ठीक है, तो वी अपॉन आई अगर आप निकालो इससे तो क्या आ जाएगा? रो एल ए अपॉन ए। ठीक, और आप पहले भी फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर चुके हो। वी अपॉन आई क्या है? आर। ठीक है, इससे वी अपॉन आई रो एन को आप क्या लिख सकते हो? आर, यानी कि रो एल ए अपॉन ए को आप आर के इक्वल लिख सकते हो। यानी कि आर इक्वल टू आपका क्या हो गया? रो एल अपॉन ए और वी अपॉन आई। ये बहुत यूज होता है। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए और आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, ध्यान रखना सब लोग, वी अपॉन आई है ये। ठीक, ये ओम्स लॉ की सेकंड फॉर्म होगी। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म हमने डिस्कस कर ली ओम्स लॉ की। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप v इक्वल टू आपका क्या है? आर आई। ठीक, अब अगर इससे i की वैल्यू आप निकालो तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन आर। ठीक, और 1 अपॉन आर क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। 1 अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं? जी।
ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू वी, ओम्स लॉ की थर्ड फॉर्म। ठीक, V इक्वल टू होता है आई आर, वी वोल्टेज V इक्वल टू क्या, आई आर, आपने सबसे फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी ओम्स लॉ की, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, और करंट हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। आप ये भी लिख सकते हो, ये ओम्स लॉ की फोर्थ फॉर्म है। इसी तरह से हम ओम्स आगे डिस्कस करते जाएंगे, जैसे हम कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि ओम्स लॉ को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह से हम ओम्स लॉ को कई फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, बाकी जैसे हम इंडक्टर पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे इंडक्टर के टर्म में आप ओम्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं तो यहाँ सही से समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो चीज़ उसी के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हुई जो आपको समझ में आनी ज़रूरी है यहाँ पर। इसके अलावा देखते हैं ओम्स लॉ जो होता है वो वैलिड लेकिन तभी होगा जब टेम्परेचर और कंडक्टिविटी वो किसी मटेरियल की कांस्टेंट हो। ठीक है, जे इक्वल टू क्या होता है, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं सिग्मा ई, सिग्मा ई की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। तो मटेरियल की कंडक्टिविटी कांस्टेंट होनी चाहिए और मटेरियल का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका ओम्स लॉ होगा वो वैलिड होगा। अब देखो ओम्स लॉ, ये देखो ये सर्किट है, इसमें हमने बैटरी लगाई। ठीक है, ईएमएफ हमने कल बताया था, ईएमएफ क्या होगा, जो हम सप्लाई दे रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके ईएमएफ है। अब इस ईएमएफ जो आपने वोल्टेज लगाया, इसकी वजह से इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इसके दोनों टर्मिनल पर, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उसको हम बोलते हैं वी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आया, क्योंकि हमने बैटरी अप्लाई की तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। तो ईएमएफ कारण है, कॉज, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो अगर आप देखो करंट है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी एस, यानी कि बैटरी। अगर इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आया कहाँ से, जब आपने बैटरी लगाई तभी तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हुए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तभी करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो जब रैंडम मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन तब कोई करंट फ्लो नहीं होता, जब हमने बैटरी अप्लाई की तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, तो करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इसमें ईएमएफ हमने वोल्टेज लगाया है। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, ये चीज क्लियर होगी मेरी समझ से। ईएमएफ जो होता है, ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट देखो इससे और क्लियर होगा। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ, ये इंडिपेंडेंट होगा किस पे, करंट और रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड। आपने एक सर्किट में क्या करंट रेजिस्टेंस लगाया इससे कोई मतलब नहीं, बैटरी तो आपने जितनी लगा दी वो लगा दी। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, करंट और रेजिस्टेंस दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो करंट और रेजिस्टेंस दोनों डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ये वी है। ठीक है, मान लो अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, ठीक है, करंट हमारा फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, यानी कि 10 वोल्ट। अब अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने कर दी 2 ओम, 2 ओम कर दिया तो वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 ओम का करंट, 2 ओम एम को रेजिस्टेंस, यानी कि 4 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल चेंज हो गया। अगर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, 5 से 2 किया तो हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 से 4 हो गया, यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हो, रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। लेकिन ईएमएफ पे कोई फर्क पड़ रहा है, ईएमएफ पे नहीं पड़ा। मान लो यहाँ आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, जितनी भी लगाई, ठीक है, मान लो कोई भी लगाई है, तो ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो आपने जो लगाई उसी से, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पे मतलब है। और पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, मान लो आपका यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा, अब करंट की वैल्यू हमारी 1 एम्पियर है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या आएगा, 5 वोल्ट। अगर करंट आप यहाँ 2 एम्पियर कर दो तो आपका वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट, यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा तो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा। ठीक है, लेकिन बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बैटरी आप जो लगा दोगे वो ही लगे, तो यानी कि जो ईएमएफ है वो इंडिपेंडेंट है करंट और रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है करंट और रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पे। ईएमएफ हमने क्या बताया था, जैसे जब आप बैटरी लगा देते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, तो उसके रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है।
तो अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचने थे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो काम किया जाता है वो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ। यही कॉज होता है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये ओम्स लॉ की सारी फॉर्म है। वी डॉट वी इक्वल टू आई आर, जे इक्वल टू सिग्मा ई वी, आई इक्वल टू जी वी, वी इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर और कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की कांस्टेंट होंगी। तो ये हमारा आज का डिस्कशन हुआ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की और सारी चीज़ें हम लोग अब एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ये सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए आप लोग, अपने सपनों को जिंदा रखिए।